एक बात कही जाती है कि महान नेतृत्व की शुरुआत बाहरी तारीफों से नहीं होती, बल्कि वो होती है एक अटूट आंतरिक दृष्टि से। आज हम मार्गरेट सी एंड्रयूज की किताब मैनेज योरसेल्फ टू लीड अदर्स की गहराइयों में उतरने वाले हैं। ये किताब इस बारे में है कि कैसे सच्चा नेतृत्व असल में अंदर से शुरू होता है। हम आत्म जागरूकता से लेकर संगठनात्मक प्रभाव तक की एक पूरी यात्रा पर चलेंगे और पता लगाएंगे कि हमारी अपनी सोच, हमारी टीम, हमारे बॉस और यहाँ तक कि हमारी कंपनी की संस्कृति को भी कैसे प्रभावित कर सकती है। तो चलिए कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज और असली उदाहरणों को देखते हैं ताकि इन विचारों को हम सच में काम में बदल सकें। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि नेतृत्व का असल में मतलब क्या होता है। फिर हम सबसे जरूरी कदम के बारे में बात करेंगे, खुद को जानना। वहां से हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि दूसरों का नेतृत्व कैसे करें, अपने संगठन को कैसे समझें और लंबी अवधि के लिए एक टिकाऊ प्रैक्टिस कैसे बनाएं। ठीक है, तो चलिए भाग 1 से शुरू करते हैं, खुद को समझना और मैनेज करना। अब पहला अध्याय इस बारे में है कि महान नेतृत्व आखिर दिखता कैसा है, और एंड्रूज ये साफ करती हैं कि इसका कोई एक साइज नहीं है जो सब पर फिट हो जाए। मतलब फ्रंटलाइन नर्सों से लेकर टेक फाउंडर्स तक महान नेता हर तरह के होते हैं। यहाँ आइडिया ये है कि हम उन नेताओं के बारे में सोचें जिनकी हम सच में प्रशंसा करते हैं। जब हम ये देखते हैं कि वो कैसे निर्णय लेते हैं, कैसे बात करते हैं और उनके लिए क्या ज़रूरी है, तो हम नेतृत्व की अपनी एक परिभाषा बना सकते हैं जो हमारे लिए सही हो। और हमें शुरू करने में मदद करने के लिए वो 3 बेहतरीन एक्सरसाइज भी सुझाती हैं। पहला है लीडरशिप इंटरव्यू। उन 3 नेताओं से बात करें जिनकी आप वाकई में इज्जत करते हैं, ताकि ये समझ सकें कि वे कैसे सोचते हैं। अगला है गुणमान चित्राण। उन 5 गुणों को लिस्ट करें जिनकी आप सबसे ज्यादा सराहना करते हैं, और फिर सोचें कि आप उन्हें कैसे अपनाते हैं। और अंत में एक विजन स्टेटमेंट लिखें। सोचिए कि आप 1 साल में एक नेता के रूप में कहां होना चाहते हैं। ये एक्सरसाइज हमारे आदर्शों को एक ठोस योजना में बदलने में हमारी बहुत मदद करती हैं। अध्याय 2 इस बारे में है कि हम एक नेता के रूप में विकसित कैसे होते हैं। एंड्रयूज कहती हैं कि यह एक यात्रा है और इसके कुछ चरण होते हैं। एक नौसिखिए से शुरू होकर जो नियमों का पालन करता है, एक गुरु तक जो पूरी बड़ी तस्वीर देख सकता है। वो इस बारे में बात करती हैं कि कैसे हमारी सोच को हर चरण में बदलने की जरूरत होती है, जैसे कि नियंत्रण छोड़ना और दूसरों को सिखाने पर ध्यान केंद्रित करना। उन्होंने कुछ सामान्य जाल भी बताए हैं जहां हम अक्सर अटक जाते हैं। पहला है कंफर्ट प्लेटो, जहां हम एक जीत के बाद सीखना बंद कर देते हैं। दूसरा एनालिसिस पैरालिसिस लूप, जहां हम गलतियों से बचने के लिए बहुत ज्यादा ही सोच विचार करने लगते हैं। और तीसरा ओवरड्राइव बर्नआउट, जहां हम अपनी कीमत को अपने काम के बराबर समझने लगते हैं। अगर हम ये पता लगा लें कि हम कहाँ अटके हुए हैं, तो हम आगे बढ़ने के लिए सही रणनीतियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे एक नया लक्ष्य बनाना या एक मेंटर खोजना। अध्याय 3 खुद को और गहराई से समझने के बारे में है। हमारे जीवन के अनुभवी हमें एक नेता के रूप में आकार देते हैं। एंड्रूज हमें इसे समझने में मदद करने के लिए 2 बेहतरीन तरीके बताती हैं। पहला है टाइमलाइन एक्सकेवेशन। अपने जीवन के जो भी प्रमुख पल रहे हैं, उन्हें देखें और सोचें कि उन्होंने आपको क्या सिखाया। दूसरा है वैल्यू ऑडिट। अपने मूल मूल्यों को रैंक करें और विचार करें कि आप उनके अनुसार कितना जी रहे हैं। यह हमें उन छिपी हुई धारणाओं को उजागर करने में मदद कर सकता है जो शायद हमें रोक रही हों। अध्याय 4 खुद को मैनेज करने के बारे में है। यहाँ 3 प्रमुख आदतें हैं। सबसे पहले अपनी ऊर्जा की लय को समझें। जब आप सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव हों तो अपने सबसे कठिन काम उसी समय करें। दूसरा, इमोशनल चेक इन करें। अपनी भावनाओं को समझने के लिए दिन में बस एक पल निकालें। और तीसरा, एक डिसीजन प्रोटोकॉल का उपयोग करें। बड़े फैसले लेने से पहले सोचें कि क्या क्या गड़बड़ हो सकती है। ये आदतें हमें केंद्रित और मजबूत बने रहने में मदद करती हैं। तो अब जब हमने खुद को मैनेज करने के बारे में बात कर ली है, तो चलिए भाग 2 पर चलते हैं, दूसरों का नेतृत्व करना। अध्याय 5 में एंड्रूज टीम लीडरशिप के 3 स्तंभों के बारे में बताती है। पहला है साइकोलॉजिकल सेफ्टी, यानी एक ऐसा माहौल बनाना जहां हर कोई बिना डरे अपनी बात कहने में सहज महसूस करे। दूसरा है कस्टमाइज्ड ग्रोथ, जिसका मतलब है अपनी कोचिंग को हर टीम के सदस्य की जरूरतों के हिसाब से बदलना। और तीसरा है फीडबैक लूप, यानी विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए लगातार और रचनात्मक प्रतिक्रिया देना। एंड्रूज दिखाती हैं कि ये स्तंभ प्रदर्शन और जुड़ाव दोनों को कैसे बढ़ाते हैं। अध्याय 6 मैनेजिंग अप के बारे में है, लेकिन रुकिए, इसका मतलब चापलूसी करना बिल्कुल नहीं है।
इसका मतलब है अपने बॉस के साथ एक मजबूत रणनीतिक साझेदारी बनाना। इसके लिए एंड्रूज एक बहुत ही उपयोगी 4 प्रश्नों वाला फ्रेमवर्क देती हैं। ये सब कुछ ये समझने के बारे में है कि आपके लीडर की प्राथमिकताएं क्या हैं और आप कैसे मदद कर सकते हैं। तो खुद से पूछिए, उनकी टॉप प्राथमिकताएं क्या हैं? मैं अपने लक्ष्यों को उनके साथ कैसे जोड़ सकता हूं? उन्हें किस तरह से बात करना पसंद है? और मैं समस्याओं को हल करने में सक्रिय कैसे हो सकता हूं? इन सवालों के जवाब देकर आप सिर्फ एक कर्मचारी होने से एक मूल्यवान भागीदार बन जाते हैं। अब आते हैं भाग 3 पर, जो संगठनात्मक संदर्भ को समझने के बारे में है। अध्याय 7 संस्कृति के बारे में है। आप जानते हैं, किसी भी कंपनी के वो अनकहे नियम। इसे समझने में मदद करने के लिए एंड्रूज 3 चीजों को देखने का सुझाव देती हैं। पहला है आर्टिफैक्ट्स, यानी लोग किस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं, ऑफिस का लेआउट कैसा है और बैठकें कैसे होती हैं। इन सब पर ध्यान दें। इससे पता चलता है कि किस चीज को महत्व दिया जाता है। दूसरा, घोषित मूल्य। कंपनी सार्वजनिक रूप से क्या कहती है और असल में किस चीज के लिए इनाम देती है, इसकी तुलना करें। और तीसरा, अंतर्निहित धारणाएं। बार बार आने वाले मजाकों या कहानियों को सुनकर यह पता लगाएं कि काम कैसे किया जाना चाहिए। इस बारे में लोगों की बुनियादी धारणाएं क्या हैं। आपको उन विसंगतियों को पहचानना होगा जहां, मान लीजिए, नवाचार की तो खूब प्रशंसा की जाती है, लेकिन अगर कोई जोखिम लेता है तो उसे सजा मिलती है। इस कल्चरल रडार के साथ आप चुन सकते हैं कि कब अपनी शैली को अपनाना है, कब खराब मानदंडों को चुनौती देनी है और कब नए अनुष्ठानों के लिए बीज बोना है, जैसे क्रॉस टीम हैकाथॉन या सहकर्मी मान्यता समारोह। अध्याय 8 नेतृत्व की उन जरूरी चुनौतियों से निपटने के बारे में है जो आती ही हैं, ये तो तय है। एंड्रूज कठिन समय में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए 3 रणनीतियां देती हैं। नैतिक स्पष्टता के लिए अपने मूल्यों का उपयोग करना, गठबंधन बनाने के लिए कंपनी की राजनीति को समझना और नेविगेट करना, और अनिश्चितता को डर के बजाय सीखने के अवसर के रूप में स्वीकार करना। और अब हम आ गए हैं भाग 4 पर, लंबी अवधि के लिए नेतृत्व। अध्याय 9 असफलताओं से उभरने, बाधाओं से बाहर निकलने और मजबूती बनाने के बारे में है। देखिए, असफलताएं रुकावटें नहीं हैं, बल्कि आपके नेतृत्व के रास्ते पर डेटा पॉइंट्स हैं। एंड्रूज असफलता को एक नए नजरिए से देखने के लिए 3 साधन देती हैं। तो असफलता से उभरने के लिए एंड्रूज 3 चीजों का सुझाव देती हैं। जो हुआ उसकी कहानी को फिर से लिखें और इस पर ध्यान केंद्रित करें कि आपने क्या सीखा। अपनी गति वापस पाने के लिए छोटे, प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें और समर्थन के लिए विश्वसनीय सहकर्मियों के एक नेटवर्क पर निर्भर रहें। ये सब असफलताओं को विकास के लिए ईंधन में बदलने के बारे में है। अंतिम अध्याय 10 एक ऐसी विरासत बनाने के बारे में है जो आपके जाने के बाद भी बनी रहे। ये अपने उत्तराधिकारियों को प्रशिक्षित करने, सीखे गए सबक को सहेजने और ज्ञान साझा करने वाले समुदायों का निर्माण करने के बारे में है, ताकि आपका प्रभाव हमेशा बढ़ता रहे। तो सवाल ये है कि आप इन सभी महान विचारों को एक स्थायी आदत में कैसे बदलते हैं। इसके लिए एंड्रूज कुछ अंतिम अनुष्ठानों का सुझाव देती हैं। पहला है जर्नलिंग। अपनी प्रगति और विकास के क्षेत्रों पर नियमित रूप से विचार करें। दूसरा है एक जवाबदेही भागीदार। किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जो आपको ईमानदार प्रतिक्रिया दे सके। और अंत में अपनी व्यक्तिगत लीडरशिप प्लेबुक बनाएं। ये एक तरह का जीवित दस्तावेज है जहां आप अपने मूल्यों, रणनीतियों और सीखों को लिखते रहते हैं। बेशक आप हमेशा और भी गहराई में जा सकते हैं, लेकिन आप जो भी रास्ता चुनें, मूल संदेश वही रहता है कि सबसे मजबूत नेता कभी भी खुद को प्रबंधित करना बंद नहीं करते।